बनती थी कि वो इसकी छानबीन कर ले होती। सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी नहीं है। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित किया गया, गुमराह किया गया। यही तो 420 है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक को नहीं बख्शा इन्होंने। साधारण आदमी की तो बिसात क्या है। जो आदमी है ही नहीं उसके नाम से एफिडेविट दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय करा रहे हैं। अगर है ये आदमी तो 9 साल से कहां है बताए ना हमको। इसके खिलाफ एफआईआर है, इसके लड़के ने एफआईआर की है। और अंतिम बात कि मोहन यादव के विदेश जाते ही सौरभ शर्मा कैसे हाजिर हो गए कोर्ट में, ये टाइमिंग मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये कैसी टाइमिंग है। कैसी टाइमिंग नहीं बताइए। अब यही तो गुत्थी समझना है कैसी टाइमिंग है। यहाँ पर जाना पड़ेगा। क्या है ये रस्सी ऐसी उलझी है जिसका सिरा नहीं मिलता। समझ नहीं। और सिरा क्यों नहीं मिलता? इसका सिरा सरकार के पास है। हमारे हृदय में गंगा है, हमारी वाणी में, हमारे हृदय में, हमारे मन में गंगा है। हमने हमेशा भगवान का मन क्रम और वचन से भजन किया, उनका उद्घोष किया, उनके गीत गाए। सर आप कह रहे हैं कि हमने पाप नहीं किया, हम क्यों जाएंगे? जो पापी हो तो वही करते हैं क्या? इसका अर्थ ये नहीं है जो आप पूछ रहे हैं हमसे। यही अर्थ, यही अभिप्राय को बदलने वाली बात है। एक हिंदी साहित्य में एक शब्द है, ध्यान से सुनिए, अभिप्राय संपदा। अभिप्राय संपदा का अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति ने जिस अर्थ में जो बात कही है उसका आप वही अर्थ लगाइए। अब इस प्रति प्रश्न से तो उसका अर्थ ही बदल गया। नहीं बदल गया। इससे ये अर्थ हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी मत लगाइए, या जिसने पाप किए हैं वही डुबकी लगाए। अरे हम 1000 बार इसके पहले डुबकी लगा चुके गंगा में, हमें अलग से जाने की क्या जरूरत है। वहां गंगा के किनारे कथा बोल चुके, हरिद्वार में कथा बोली हमने, प्रयाग में कथा बोली, रोज डुबकी लगाते थे। नर्मदा के किनारे हमने 13 कथाएं बोली। हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं और हम अंधविश्वासी लोग नहीं है कि कहीं डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे। कबीर दास जी गंगा स्नान कर रहे थे, एक पंडित जी बगल में गंगा स्नान कर रहे थे, तो उनका लोटा था नहीं था उनके पास, तो उनको बहुत असहज हो रहे थे स्नान करने में पंडित जी। तो कबीर दास जी ने कहा भैया हमारा लोटा ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा लोटा कैसे ले सकते, हम अपवित्र हो जाएंगे। तो कबीर दास जी ने वो लोटा गंगा में फेंक दिया। तो पंडित जी ने पूछा भैया गंगा में क्यों फेंक दिया लोटा? तो उन्होंने कहा कि जब गंगा में डूब के ये लोटा पवित्र नहीं होता तो हम कैसे होंगे, हम तो बिना स्नान किए जा रहे हैं। ये सौरभ शर्मा के बारे में आपने बताया तो क्या आईपीएस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई थी, जो जांच कर रहे हैं, और जांच की डेडलाइन भी 4 तारीख को जब पूरी हो गई थी, यानी कि 3 महीने का जो समय था वो पूरा हो गया। तो क्या कुछ एसआईटी की जांच में? मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आप सब लोग जानते हैं चाहे ईडी हो, एसआईटी हो, सीबीआई हो, लोकायुक्त हो, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग हो, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं। जानते हैं ना आप सब लोग। आप बताइए। अरे इनके रहते कोई हमें न्याय की उम्मीद कहाँ है। अरे वहाँ एक बहुत साल पहले एक माधवराव सिंधिया के गाल पर कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक नौजवान ने गाल में थप्पड़ मार दिया था। ध्यान से सुनो, इसको हो गए 30-35 साल। इतना गरीब था कि वो लड़का माइनॉरिटी का लड़का था, वो घर के बाहर सोता था। 15 दिन बाद उसको घर के बाहर से कोई उठा के ले गया। 35 साल हो गए, आज तक पता नहीं है कहाँ गया। तो गरीब आदमी की हत्या कर दो, गरीब आदमी को जेल भेज दो, गरीब आदमी को प्रताड़ित करो। जिस देश में नियम संचालन और प्रक्रिया, कानून और संविधान लोगों का विशेष अधिकार हो जाए तो उस देश में क्या न्याय की उम्मीद करोगे आप? यानी कि सर सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी गठित की उस पर आपको भरोसा नहीं है? बेईमानी की एसआईटी ने, और एसआईटी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मैनिपुलेट किया।
मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने गोविंद राजपूत को बचाने के लिए ये पाप किया। सर जो हादसा हुआ प्रयागराज में भगदड़ मची है, उसको लेकर बहुत दुखद है और आज अखाड़ा परिषद ने भी ये निर्णय लिया कि वो शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे ताकि भीड़ और ज़्यादा ना हो और संगम में सुगमता से लोग स्नान करें। मेरा ये कहना है कि एक विशेष तिथि को टारगेट करके लोग ना जाएं। जब तक कुंभ 23 तारीख तक है, हर तिथि पर लोग अलग अलग तिथियों पर जाएं स्नान करने, ताकि इकट्ठी 1 तारीख पर भीड़ ना हो और लोग सुगमता से स्नान कर सकें। दो बहुत गंभीर विषयों पर आपसे आज बातचीत करना है। पहला विषय है गौरव शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर। सौरभ शर्मा ही बोला है, सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जो 41 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। कई माध्यमों से ऐसी खबरें सुनाई देती रहीं कि वो 23 दिसंबर को दुबई से भारत आ गए थे। 23 दिसंबर को भारत आकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले पूरी भूमिका तैयार की और भोपाल भी वो गिरफ्तार होने के 2 दिन पहले आ चुके थे। सारे लोगों को पता था कि वो कोर्ट में हाजिर होने वाले हैं, लेकिन जब कोर्ट से निकलने लगे तब लोकायुक्त की पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। ऐसी खबरें आ रही हैं चेतन सिंह गौर, जिसकी गाड़ी में 52 किलो सोना मिला था, उसको सरकारी गवाह बनाया जा रहा है और ये स्क्रिप्ट इनके 41 दिन फरार रहने की अवधि में ही ये स्क्रिप्ट बना ली गई थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मामले प्रमाणित नहीं हो पाए, जांच शुरू हुई, केजरीवाल पर, हेमंत सोरेन पर, मनीष सिसोदिया पर, देश के अन्य नेताओं पर चार्जशीट और आरोप बाद में कोर्ट में पुटअप हुए और उन सबकी गिरफ्तारियां हो गई। मुख्यमंत्री स्तर के नेताओं की गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन राज्य में मंत्री स्तर के नेताओं की गिरफ्तारियां नहीं हुई। आप कल्पना करिए कि इस देश में कैसा पक्षपात, अन्याय, भ्रष्टाचार और देश को लूटने वालों के साथ सरकार का किस तरह का नापाक संबंध चल रहा है, इसकी आप कल्पना स्वयं कर सकते हैं। अभी लोकायुक्त पुलिस ने उनको रिमांड पर लिया है। ईडी की जांच उन पर अलग से चल रही है। सरकारी गवाह बनाने की तैयारी हो गई है और ये स्पष्ट दिखाई देता है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। मैं इस बात की मांग करता हूं कि गोविंद सिंह राजपूत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, जो भूपेंद्र सिंह जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, और इस बीच में जितने भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे, तत्काल प्रभाव से सबको अरेस्ट करना चाहिए और अरेस्ट हिरासत की अवधि में पूरी जांच होना चाहिए। ये बाहर रहे तो जांच को पूरी तरह प्रभावित करेंगे। पहले ही इनका झूठ पकड़ा गया
भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति में इनका कोई योगदान नहीं, कोई हाथ नहीं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को होम डिपार्टमेंट में नियुक्ति दे दी गई। कलेक्टर ने पत्र लिखा कि यहाँ स्थान खाली नहीं है, उसको अनदेखा किया गया और उनको सरकार के संपर्कों का, नेताओं के संपर्कों का अतिरिक्त लाभ देते हुए उनको होम डिपार्टमेंट में सिपाही बनाया गया। जबकि हजारों प्रकरण ऐसे हैं मध्य प्रदेश में कि कर्मचारियों ने जिन जगह पर स्थान रिक्त नहीं थे, अपने बच्चों की 4th क्लास की नौकरी ले ली, अनुकंपा नियुक्ति। और अभी भी हजारों लोग अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। कलेक्टर लिख देता है कि स्थान रिक्त नहीं है, पूरी फाइल फिर अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ जाती है। गोविंद राजपूत को, भूपेंद्र सिंह को, जितने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इस अवधि में रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी गिरफ्तारी की मांग करती है। दूसरा प्रकरण है, गोविंद राजपूत के तो वैसे इतने पाप हो चुके हैं कि उनके लिए तो नरक का स्थान भी कम पड़ जाएगा। मैं उनके एक प्रकरण को आपके सामने रखता हूं। बाईस 8/2016 को, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 22/8/2016 से मानसिंह पटेल नाम के एक व्यक्ति सागर से लापता हो गए। इनके पुत्र ने एक दिन बाद सीताराम उर्फ महेश, इनके बेटे ने ये रिपोर्ट लिखाई कि गोविंद राजपूत 7-8 लोगों के साथ आए और उनके पिता को उठाकर ले गए, उनका अपहरण कर लिया। ये रिपोर्ट उन्होंने सागर के सिविल लाइन थाने में लिखित में दी। बाद में गोविंद राजपूत ने शासन का प्रभाव का उपयोग करते हुए ये नामजद रिपोर्ट अज्ञात के नाम दर्ज करवा दी। और इतना ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट में परिवाद के लिए लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन करके अपनी देखरेख में जांच के आदेश दिए, तो सबसे बड़ा फ्रॉड गोविंद राजपूत ने किया। 29/9/2016 को 37 दिन बाद, इनके अपहरण के 37 दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति के नाम से एफिडेविट दिलवाया जो लापता है, जो गायब है, जिसके लड़के ने ये रिपोर्ट की थी कि मेरे पिता का अपहरण कर लिया। उनके नाम से फर्जी एफिडेविट दिलवाया। क्या हम इस मुकदमे को वापस लेना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि उस फर्जी एफिडेविट के आधार पर गोविंद राजपूत की जो जांच चल रही थी, वो पूरे के पूरे मामले रफा दफा कर दिए गए और वापस कर दिए गए। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, मानसिंह पटेल को गायब हुए 9 साल हो गए। 9 साल। और अपहरण के 37 दिन बाद जिस मानसिंह पटेल के नाम से गोविंद राजपूत ने एफिडेविट दिलवाया, वो एफिडेविट कहां से लिया गोविंद राजपूत ने, एक बात बताए। और ये बताए कि मानसिंह पटेल जिंदा है या मर गया है, क्योंकि 9 साल से उसका कोई पता नहीं है वो कहां है। बहुत जल्दी मैं गोविंद राजपूत ने जमीनों में जो बेनामी नाम से खरीदी, जो हेर फेर किया है, इसका बहुत विस्तृत ब्यौरा मैं आप सब लोगों के संज्ञान में लाऊंगा। आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह का भ्रष्टाचार इस मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है और ऐसे लोगों को संरक्षण मिल रहा है। धन्यवाद।